हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निक्स के अंदर सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपी क्या होती है, कौन से टाइप की होती है। तो माइक्रोस्कोपी में सिंपली माइक्रोस्कोप का मीनिंग होता है, माइक्रोज मीन स्मॉल, स्कोपिंग मीन्स टू सी, यानी कि कुछ ऐसे ये एक ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। एंड जो फाइन स्ट्रक्चर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के, उनको स्टडी करना किसी माइक्रोस्कोप के अंडर, इसको माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये एक तो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, इसके साथ साथ ये उसका रिजोल्यूशन भी बढ़ाता है, ताकि वो फाइन स्ट्रक्चर्स हमें क्लियरली नजर आ जाए। तो माइक्रोस्कोप का काम है मैग्नीफाई करने का एज वेल एज रिजोल्व करने का, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। The ability of an observational instrument such as a human eye or a microscope to reveal details of a structure is expressed in terms of limit of resolution, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी हमने इंस्ट्रूमेंट ले लिया, ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ह्यूमन आई हो गया या फिर माइक्रोस्कोप ही ले लिया, तो ये क्या करते हैं, जो डिटेल होते हैं स्ट्रक्चर्स की, उसको क्या करते हैं, रिवील करते हैं, उसको बताते हैं। एंड इस डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस किया जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के अंदर, जिसको डिफाइन किया गया है एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट मे सेपरेट टू पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्टिल परमिट देयर ऑब्जर्वेशन एज डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट्स। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है कि ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दैट मे सेपरेट टू पॉइंट्स, एक किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स को ये सेपरेट करता है, लेकिन स्टिल ये परमिट करता है ऑब्जर्वेशन एज अ डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट को। ठीक है, सेपरेट करता है दो पॉइंट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के, लेकिन स्टिल क्या करता है, परमिट करता है देयर ऑब्जर्वेशन एज डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट को। तो ये एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन एज वेल एज रिजोल्यूशन, दो टाइप की चीजें यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की देखी जाती है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्निफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ विजिबल साइज, जो भी विजिबल साइज का रेशो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्चुअल साइज, तो m इक्वल हो जाएगा साइज ऑफ इमेज सीन विद द माइक्रोस्कोप, जो हमने माइक्रोस्कोप के साथ साइज देखा उस इमेज का, एंड एक्चुअल उसका साइज जो कि हमने नेकेड आई के साथ देखा है। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन हो जाता है। It is calculated as the multiplying the magnification of the objective lens by that of the eyepiece, जिसको ocular lens बोलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे कि जो लेंस जो आई के पास होता है, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको ओकुलर लेंस बोलते हैं। एंड जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है, लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जो इस ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। तो मल्टीप्लाई करके मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बाय दैट ऑफ द आई पीस, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। रिजोल्विंग पावर क्या होती है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट डिटेल ऑफ टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट। ठीक है, दो क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स है और उनके बीच में जो सेपरेट डिटेल है उसको मैग्नीफाई करना, या फिर उस मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की ये एबिलिटी जो कि इन दो सेपरेट पॉइंट्स की डिटेल देता है, उसको हम रिजोल्विंग पावर बोलते हैं। Human eye is unable to see objects smaller than 100 microns or micrometer. This means that 2 points less than, ठीक है, दो पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस 100 माइक्रोमीटर से कम है, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोन से कम है, उनको क्या किया जा सकता है, इजिली
अपार्ट अपीयर एज 1 पॉइंट टू अवर आई। ठीक है, ये हमें 100 माइक्रोमीटर से जो लेस जो डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स हमें क्या नजर आएंगे कि ये दो पॉइंट्स जो है वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, हमारी आई क्या करेगी, उसको एक ही ऑब्जेक्ट या फिर एक ही पॉइंट की तरह ऑब्जर्व करेगी। दस द रिजोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, तो रिजोल्विंग पावर क्या हो जाएगी, 100 माइक्रोमीटर और 0.1 mm इसकी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन आई की इतनी ही होती है, यानी कि ये क्या करती है, जो 100 माइक्रोमीटर अपार्ट उससे 100 माइक्रोमीटर जो या फिर 100 माइक्रोन्स जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस को ही मान के चलती है कि ये एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी रिजोल्यूशन पावर इतनी हो गई। The resolving power of microscope depend on the kind of illumination used. अब रिजोल्विंग पावर डिपेंड करती है कि कौन सा काइंड का इल्यूमिनेशन हमने यूज किया, इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। इट इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द वेवलेंथ। ये क्या होता है, 1/2 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटिंग लाइट, जो भी लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पड़ेगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा, तो ये क्या होती है, इक्वल टू द रिजोल्विंग पावर क्या होता है, इक्वल टू द 1/2 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इल्यूमिनेटिंग लाइट। वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम का ये होता है। ठीक है, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। अब एवरेज, ऑन एवरेज हम इसको ले सकते हैं कि ऑन एवरेज ये हो गया 5850 850 एंगस्ट्रॉम का। रिजोल्विंग पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप ये होती है 3000 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको 0.3 माइक्रोन मीटर बोलते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 0.3 माइक्रोन इवन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे छोटे ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। तो ये होती है रिजोल्विंग पावर, यानी कि ये एक एबिलिटी होती है एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की, जो भी दो क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट है उनके बीच की डिटेल्स को सेपरेट करने के लिए। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एल ऑफ एन एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आई हो गया या फिर माइक्रोस्कोप हो गया, इसको अप्रोक्सीमेटली एबिस रिलेशनशिप के थ्रू दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वेवलेंथ अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसको एन साइन अल्फा बोला जाता है। वेयर जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ है इल्यूमिनेशन और रेडिएशन की यूज फ्रॉम द इमेज, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फंक्शन होता है एक डेंसिटी का, कि कितना ये डेंस है, ऑफ द मटेरियल दैट इज मोस्टली एयर और वाटर हो सकता है ये, बिटवीन द स्पेसिमन एंड फर्स्ट लेंस, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। क्योंकि स्पेसिमन एंड यहाँ पे जो लेंस आएगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, और जिससे हम देखते हैं उसको बोला जाता है ऑकुलर लेंस। तो इनके बीच का जो, इसके बीच में जो है फर्स्ट लेंस के बीच में और स्पेसिमन के बीच में ये होता है। And sine alpha is sine of the semi angle of the aperture of the first lens as viewed from the specimen. The quantity n sine alpha is often called the numerical aperture. इसको na या फिर numerical aperture बोला जाता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक एंगल की, ये एंगल जो है ये है अल्फा एंगल, ये वाला एंगल जो है ये क्या है, अल्फा एंगल है। ये स्पेसिमन हमने यहाँ पे रखा है, और ये जो है ये लेंस जो है ये क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ये यहाँ पे फ्रंट लेंस है। तो रिजोल्विंग पावर क्या होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिजोल्यूशन या फिर रिजोल्विंग पावर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ से। The highest resolution is achieved with the light of shortest wavelength, यानी कि सबसे हाई रिजोल्यूशन हमें कब नजर आएगा, जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, दैट इज लाइट एट द ब्लू एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम की, ये वाला विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो इस विजिबल स्पेक्ट्रम की जो ब्लू लाइट वाली होती है, लाइट एट ब्लू एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। देयरफॉर यूज ऑफ द ब्लू फिल्टर इज रिकमेंडेड इन अ माइक्रोस्कोप, ताकि उसका रिजोल्यूशन क्या हो, वो इजीली उसका रिजोल्यूशन अच्छा हो।
ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हाईएस्ट रेजोल्यूशन होगा, जितनी ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन हाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है लाइट माइक्रोस्कोपी। अभी तक हमने जनरल देखा माइक्रोस्कोपी के अंदर, अब ये जो मैग्निफिकेशन है, रिजोल्विंग पावर है, ये हर टाइप की माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होंगे, हर टाइप की माइक्रोस्कोप के अंदर ये जनरल टर्म्स यूज होती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं, यूजेस विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सिंपली जो सोर्स ऑफ लाइट इसके अंदर क्या होगा, जो कि लाइट विजिबल लाइट है वही सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होगा यहाँ पे। बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेसिमन, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन आल्सो बी कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप भी इसको बोला जाता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेंस। इसके अंदर सिंगल लेंस एंड ए मैग्नीफाइंग ग्लास पाया जाता है। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लाइट माइक्रोस्कोप की, उसके अंदर सिंगल लेंस एंड मैग्नीफाइंग ग्लास पाया जाता है। अब याद यहाँ पे क्या रखना है कि ये जो है विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करता है। ठीक है, विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज करता है, इसलिए इसको लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोला जाता है। तो ये रे डायग्राम है, यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो है ये स्पेसिमेन यहाँ पे रखा है, जो आई की तरफ होगा वो ऑकुलर लेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ये नीचे की तरफ कंडेंसर लेंस होता है एंड ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इसके ऊपर आएगी तब जाके स्पेसिमेन, एंड देन यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। Microscope made up of more than one glass lens in combination is termed as compound microscope. Compound microscope कब बोलते हैं इसको, जब ये more than one glass lens का बना हो combination के अंदर। Compound microscope के अंदर condenser lens होता है, objective and eyepiece lens यानी कि ocular lens होते हैं। ठीक है, ये टाइप के लेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। ocular lens होता है, objective lens होता है, and condenser lens होता है। Condenser lens focuses the light from the light source at the specimen. कंडेंसर का काम है लाइट को क्या करना, लाइट को फोकस करके जो सोर्स, जिस सोर्स से लाइट आ रही है उससे लाइट को फोकस करना स्पेसिमन की तरफ। एंड द ओनली फेसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो कि ऑब्जेक्ट को फेस करता है लेंस, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। एंड द वन क्लोज टू आई इज कॉल्ड आई पीस और आई लेंस इसको बोला जाता है। A compound microscope with a single eyepiece is said to be monocular। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल आई पीस होता है, सिर्फ सिंगल आई पीस होगा, लेकिन कई के अंदर क्या होता है ऐसे दो आई पीस पाए जाते हैं। तो सिंगल वाले को मोनो यानी कि सिंगल मोनो ओकुलर होगा, एंड विद 1-2 आई पीस इज सेड टू बी बाई ओकुलर। इसको क्या बोला जाएगा, दो वाले को बाई ओकुलर इसको बोला जाता है। इसके अंदर दो आई पीस नजर आते हैं। The objective lens is responsible for producing the magnified image। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है इमेज को, मैग्निफाइड इमेज को प्रोड्यूस करने का। एंड यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज के अंदर ये अवेलेबल होता है, जैसे कि 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x। अब ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है ये पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ये लेंस की पावर है। यहाँ पे 4x हो सकता है, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x हो सकते हैं। तो ये x रिप्रेजेंट करता है कि इतनी पावर का ये लेंस है। तो ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है यहाँ पे पावर्स हैं। In compound microscope, the objective lens forms a real and inverted magnified image of the object, जिसको real intermediate image बोला जाता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स हम डिस्कवर किए गए, जैसे कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जिसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट एंड पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तीन टाइप के लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है यहाँ पे, This type of light microscope is particularly useful for viewing suspension of the bacteria। बैक्टीरिया के सस्पेंशन देखने के लिए यूज किया जाता है।
इन इट द ऑब्जेक्ट व्यूड ओनली विद द ऑब्लिक रेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ऑब्लिक रेज के थ्रू व्यू किया जाता है, सिंस वन sees only those light rays that are scattered from the object, जो ऑब्जेक्ट से स्कैटर्ड होगी वही लाइट हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द इमेजेस अपीयर ब्राइट ऑन द ब्लैक बैकग्राउंड, अभी ब्लैक बैकग्राउंड है इसके ऊपर हमें ये क्या नजर आ रही है, ये इमेज जो है ब्राइट नजर आती है यहाँ पे। The process is like seeing dust particles floating in a sunbeam, जैसे कि sunbeam होता है और थोड़ा सा कोई भी होल होता है जिसमें से सनलाइट आ रही होती है, एंड उस रूम के अंदर या फिर उस जो भी हमारा सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स हमें ऐसे ब्राइटन नजर आएंगे ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर। तो इसके अंदर ये होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये स्पेसिमन रखा, यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड होती है यहाँ पे लाइट। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल अपर्चर होता है, कंडेंसर लेंस हो गया, एंड ये लाइट सोर्स है। ठीक है, लाइट सोर्स आया, ये स्पेसिमन के ऊपर गिरे और तब जाके स्कैटर्ड लाइट एंड देन ये हमें नजर आएगी ऑकुलर लेंस के थ्रू। तो ये डार्क बैकग्राउंड के अंदर ब्राइटन इमेज हमें नजर आती है। इसके बाद सेकेंड टाइप के आते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। दिस टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल हैव डिफरेंट डेंसिटीज एंड हैंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली जो डेंसिटी फंक्शन होता है डेंसिटी का, कितना डेंस है वहां पे। तो जो एक सेल है, सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं, वो कैसे नजर आते हैं हमें, उनकी डिफरेंट डेंसिटीज होती है एंड इसी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। तो इस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट डेंसिटीज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है। Regions where the refractive index is changes they tend to bend light rays। अब जैसे कि ये हमने जो हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, वो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी एक सोर्स से या फिर एक जो यहाँ से सोर्स से लाइट आएगी एंड एक ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट तक गुजरेगी, तो वो क्या करेगी, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, चेंज होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफर करेगा एंड उसकी वजह से लाइट रेज जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी एंड फिर से वो ऐसे हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट इसके वन के रेफरेंस में टू में जाएगी, फिर से ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो रीजन्स वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजेस दे टेंड टू बेंड लाइट रेज, वहां पे लाइट रेज क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। In phase contrast microscope, these bent rays are used to form patterns of the destructive interference, yielding sharp contrasts. And phase contrast microscope के अंदर क्या लिया जाता है, ये जो बेंड कर गई है रेज अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट्स के अंदर जाने के बाद, तो ये क्या करती है, पैटर्न्स फॉर्म कर लेती है, पैटर्न्स फॉर्म कर लेती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, जिसकी वजह से एक शार्प कंट्रास्ट हमें नजर आता है। तो यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, एनुलर रिंग ये हो गई, कंडेंसर लेंस हो गया, इसके बाद ये स्पेसिमन यहाँ पे रखा है, लाइट स्कैटर हुई। ठीक है, इसके बाद ये लेंसेज है, ये अलग अलग लेंसेज है यहाँ पे, ये फेज प्लेट यहाँ पे ली जाती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड फिर ये जो है, ये जो है इमेज प्लेन हो गया, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फेज शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, फेज शिफ्ट होने की वजह से जो लाइट रेज थी वो बेंड कर गई है, बेंड होने की वजह से यहाँ पे कुछ पैटर्न्स फॉर्म हो गए हैं एंड जिसकी वजह से एक शार्प कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे नजर आता है। This technique is widely used to observe unstained and living cells। ये important point है बिल्कुल। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप अनस्टेन्ड एंड लिविंग सेल्स को, स्पेशली माइटोटिकली डिवाइडिंग कल्चर्ड सेल्स जो होती है उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप का आता है पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप। दिस टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज यूजफुल मेनली फॉर व्यूइंग हाईली कोडेड ऑब्जेक्ट सच एज क्रिस्टल्स और बंडल्स ऑफ पैरेलल फिलामेंट। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है,
जो बंडल्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए ऑब्जेक्ट्स के, पैरेलल फिलामेंट के, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, उनको देखने के लिए पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ सर्टेन सेलुलर मटेरियल्स वेयर व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड विद पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सर्टेन सेलुलर मटेरियल्स का एक बिहेवियर होता है जब ये पोलराइज्ड लाइट से ऑब्जर्व की जाती है। इफ द मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है, ठीक है, आइसो मीन सेम है, तो अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो जो पोलराइज्ड लाइट है इज प्रोपेगेटेड थ्रू इट विद द सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी के साथ ये प्रोपेगेट होगी। Independent of the impinging direction, such substances are characterized by having the same index of refraction in all directions. तो इसके अंदर क्या होगा, सेम रिफ्रैक्शन होगा, सेम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा सारी डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है, आइसोट्रोपिक के अंदर। लेकिन जब एनाइसोट्रोपिक मटेरियल लिया गया है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वेरी, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे इंसिडेंट लाइट ये आई थी नॉर्मल केस के अंदर, इस केस के अंदर ये थोड़ी सी इधर ये नजर आ रहा है, फील्ड ऑफ व्यू इधर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया है, जो प्रोपेगेशन थी पोलराइज्ड लाइट की वो वेरी कर गई है, ठीक है, वो वेरी कर गई है यहाँ पे। Such material is also called birefringent because it is present two different index of refraction corresponding to respective different velocities of transmission। तो यहाँ पे different velocities होती है ट्रांसमिशन की, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो different indices है रिफ्रैक्शन के वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टू डिफरेंट इंडेक्स प्रेजेंट होते हैं रिफ्रैक्शन के रिस्पेक्टिव डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन की। तो यहाँ पे हमने देखा ये नॉर्मल था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये आया और ये इधर जो है इसने जो लाइट है वो इधर प्रोपेगेट हुई या फिर वेलोसिटी इसकी वैरी की, एंड ये ऑब्जेक्ट भी हमें ऐसा नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर ये स्पेसिमन हुआ, ये हमें ऐसा फील्ड ऑफ व्यू नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन की पोलराइज्ड लाइट की वो वैरी करती है। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप के अंदर स्पेसिमन इज प्लेस्ड बिटवीन टू क्लोज्ड पोलराइजर्स। इसके अलावा यहाँ पे दो क्लोज्ड पोलराइजर होते हैं, उनके बीच में स्पेसिमन को रखा जाता है एंड विजिबल बायरफ्रिंजेंट पोर्शन, एंड यहाँ पे एक विजिबल बायरफ्रिंजेंट पोर्शन भी रखा जाता है of the sample act like polarizing film, hence these portions of the same are seen bright object on the dark background। तो ये भी हमें bright object की तरह ऑब्जर्व होते हैं डार्क बैकग्राउंड के अंदर। तो ये टाइप की लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप का माइक्रोस्कोप आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, जैसे कि वहां पे विजिबल लाइट यूज की जाती थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, ऑप्टिकल लेंसेज यूज किए जा रहे थे, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज किए जाते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये सिमिलर होता है लाइट माइक्रोस्कोपी से, एक्सेप्ट ऑफ वन मेजर डिफरेंस ऑफ द यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज किए जाते हैं रादर देन द ऑप्टिकल लेंसेज टू फोकस अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं, विजिबल लाइट नहीं होती है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स हुआ, ये कंडेंसर लेंस हुआ, यहाँ पे स्पेसिमन रखा गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ, इसके बाद ये प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया एंड देन हमें नजर आएगी। एंड यहाँ पे क्या था, लाइट सोर्स था, कंडेंसर लेंस, स्पेसिमन, ऑब्जेक्टिव लेंस था एंड ये आई पीस था। तो ये फर्क होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एंड हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम यूज किए जाएंगे। ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन द रिजोल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज वेरी हाई। लाइक हमने इन जनरल देखा था कि जो रिजोल्विंग पावर होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी उतना ही हाई रेजोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ के यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से रिजोल्विंग पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो बहुत हाई होती है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू बेसिक टाइप, एक यहाँ पे टैम होता है जिसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, एक यहाँ पे सैम होता है जिसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको टैम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ इमेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन बीइंग एग्जामिन्ड। अब यहाँ पे ये जो स्पेसिमन है इसके अंदर से लाइट जो इलेक्ट्रॉन बीम है या फिर जो लाइट है, ठीक है, जो भी लाइट है वो यहाँ से क्या करेगी, वो यहाँ से ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, स्पेसिमन के अंदर से स्पेसिमन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, फंडामेंटली डिफर करती है क्योंकि इट प्रोड्यूस्ड इमेज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिमन्स आउटर सरफेस रादर देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आउटर सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है सैम एंड टैम के अंदर। मोस्ट कॉमनली यूज टैम यूज की जाती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देखें सैम और टैम को, लाइट माइक्रोस्कोपी डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यहाँ पे होता है विच डिपेंड मेनली ऑन द स्टेनिंग द स्पेसिमन रिजल्ट द विजिबल डिफरेंस इन वेरियस पार्ट ऑफ द इमेज, ठीक है। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन जो होगा इन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन जो होगा लाइट का, जो कि मेनली स्टेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, विजिबल डिफरेंसेस नजर आते हैं हमें एक इमेज के वेरियस पार्ट्स के अंदर। अब सैम और टैम के अंदर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल देखें तो जो टैम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक इसके अंदर अ कंडेंसर लेंस फोकसेस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑनटू द स्पेसिमन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम था, ये स्पेसिमन है, एंड ये अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हम देखेंगे अभी क्या होते हैं। तो ये स्पेसिमन के थ्रू जो है ट्रांसमिट होते हैं। द पोर्शन ऑफ द बीम एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिमन इज मिनिमल। अब यहाँ से जब ये इसके अंदर से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, कुछ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम का है वो स्पेसिमन भी एब्जॉर्ब करेगा। To be absorbed an electron must lose all its energy to the specimen। अब ये जो एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, must lose its all energy to the specimen, वो अपनी एनर्जी स्पेसिमन को लूज कर देंगे। Although not absorbed, these electrons are scattered by the atoms of the specimens। अब जो भी स्पेसिमन है उस स्पेसिमन के जो भी एटम्स होंगे वो एटम्स क्या कर देंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर्ड कर देंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर देंगे, एंड उसकी वजह से क्या होगा, इमेज की फॉर्मेशन होगी। इमेज फॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन डिफरेंशियल स्कैटरिंग। अभी जो स्कैटरिंग होती है स्पेसिमन के एटम्स जब स्कैटरिंग करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन होता है। जब डिफरेंशियल स्कैटरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की बाय द पार्ट्स ऑफ स्पेसिमन, जैसे वो जिस टाइप से वहां पे स्कैटरिंग करेंगे उसी टाइप से वहां पे क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। कंसीडर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि स्क्रीन को फोकस कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई स्पेसिमन नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिमन नहीं है, तो स्क्रीन वुड बी इवनली इल्यूमिनेटेड बाय द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग इमेज दैट इज यूनिफॉर्मली ब्राइट। जो भी इमेज प्रोड्यूस होगी वो यूनिफॉर्मली ब्राइट प्रोड्यूस हो जाएगी। बाय कॉन्ट्रास्ट इफ अ स्पेसिमन इज प्लेस्ड, अब अगर यहाँ पे हमने स्पेसिमन को प्लेस कर दिया है in the path of the beam, some of the electrons strike on the specimen and are scattered away। अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक करेंगे स्पेसिमन के ऊपर एंड वो क्या हो जाएंगे, वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। स्पेसिमन्स के एटम्स क्या करेंगे, उसको स्कैटर कर देंगे। When the electrons come in contact with the sample, यानी कि स्पेसिमन के कॉन्टैक्ट में आएगा, it can either be scattered elastically। अब या तो ये इलास्टिकली स्कैटर्ड हो सकता है, that is without any loss of energy, ठीक है, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, और ये इन इलास्टिकली हो सकता है, इलास्टिकली हो सकता है, दैट इज
ट्रांसफरिंग सम ऑफ द एनर्जी टू द एटम, की कुछ एनर्जी जो है स्पेसिमेन के एटम्स को दे दी है इसने, एंड ये अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। Interaction between the incoming fast electrons and atomic nucleus give rise to elastic scattering। अब जब इंटरेक्शन होगा, एक तो ये यहाँ पे बीम आया है और एक स्पेसिमन्स के जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस जो है इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग करेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन द फास्ट इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, और जब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटॉमिक के जो एटॉमिक के न्यूक्लियस के साथ हुआ, देन एटॉमिक के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के साथ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होगा तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग होगी और इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। इलास्टिक कब होगी, जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करेंगे तब इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, एंड जब फास्ट इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे देन इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। Some of the electron passing through the specimen are scattered। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है स्पेसिमन से जो पास करते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, एंड द अनस्कैटर्ड वन इज फोकस टू फॉर्म एन इमेज। एंड जो ही अनस्कैटर्ड बच गए हैं यही क्या करते हैं, यही इमेज की फॉर्मेशन करते हैं in a manner analogous to the way of image formed in a light microscope। जैसे इमेज फॉर्म होती है स्कैटर होके जो लाइट आती है उसी से इमेज फॉर्म होती है, वैसे ही ये अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। The image can be observed on a phosphorescent screen or recorded either on a photographic plate or with high resolution digital camera से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी इमेज को। Because the scattered electrons are lost from the beam, the dense regions of the specimen show up the images as areas of the reduced electron flux, which लुक डार्क। अब जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गई है, बीम से वो लॉस हो गई है, तो वो जो रीजन होगा डेंस रीजन ऑफ द स्पेसिमन, वो इमेज के अंदर डार्क हमें नजर आएगा। एंड स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रास्ट। एंड ये जो स्कैटरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यही क्या करती है, यही कंट्रास्ट, यही कंट्रीब्यूट करती है कि कॉन्ट्रास्ट इमेज या फिर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द atoms in the air, the entire tube between the electron source and the detector is maintained under ultra high vacuum। ठीक है, ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम के अंदर लिया जाता है, इसलिए जो भी स्कैटरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ वही क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। The amount of scattering which occurs at any particular specimen point is dependent on its density and overall thickness and is relatively independent of other specimen properties। अब जो amount of scattering है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन के ऊपर हुई है, पॉइंट के ऊपर हुई है, वहां पे ये जो है इसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करता है, इसकी ओवरऑल थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट करता है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट टू अदर स्पेसिमेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी थिकनेस, इसकी जो इसकी डेंसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे इसकी कॉन्ट्रास्ट इमेज फॉर्म होगी। एंड जो अदर स्पेसिमेन है, ठीक है, अदर स्पेसिमन है, उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। स्पेसिमन प्रिपेयर्ड फॉर टैम हैज फेयरली यूनिफॉर्म थिकनेस। अब जो भी स्पेसिमन इसके लिए टैम के लिए, टैम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने के लिए लिए जाते हैं, उनके अंदर एक फेयरली यूनिफॉर्म थिकनेस ली जाती है। देयरफॉर ऑलमोस्ट नो कॉन्ट्रास्ट अराइजिंग फ्रॉम द थिकनेस, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस थिकनेस से अराइज ना हो और वो जो इमेज है वो यूनिफॉर्म नजर आए हमें। द एटॉमिक नंबर आल्सो रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। एंड ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, स्पेसिमन लिया है, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए। सो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट इज वेरी लो एंड द स्पेसिमन अपीयर फीचरलेस इन द टैम। ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत कम रहे, ताकि स्पेसिमन के जो फीचर स्पेसिमन है वो हमें कैसा नजर आ सके, वो एक फीचरलेस नजर आ सके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। टू प्रोड्यूस स्कैटरिंग कॉन्ट्रास्ट द सैंपल इज जनरली स्टेन्ड विद द इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल।
अब स्कैटरिंग कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सैंपल है उसको इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल से क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया है ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत लो होता है एंड स्पेसिमेन जो है वो फीचरलेस अपीयर नजर आता है टाइम के अंदर। लेकिन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल से स्टेन कर दिया जाए तो यहाँ पे स्कैटरिंग कॉन्ट्रास्ट की एक इमेज प्रोड्यूस होगी। Therefore, before or after slicing the specimen is immersed in a solution that contains salts of the heavy metals such as uranium और lead इसके लिए यूज किया जाता है। The degree of impregnation or staining with these salt reveal different cellular constituent with the various degree of contrast। अब इनको डिफरेंसली इनको स्टेन करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेलुलर कंस्टिट्यूएंट है उनके अलग अलग डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। डार्कर एरिया इन द इमेज आर वेयर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसमिटेड। ठीक है, डार्कर एरियाज कौन से होंगे, जिनके अंदर सिर्फ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसमिट हुए होंगे थ्रू द सैंपल ड्यू टू थिकनेस और स्टेनिंग। ठीक है, जहां पे थिकनेस और स्टेनिंग ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या है ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, तो वो एरिया डार्कर नजर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सैम, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सैम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आउटर सरफेस से ही क्या होता है, आउटर सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन्स टकरा के चले जाते हैं, तो सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन को व्यू करने के लिए यूज की जाती है। The sample is fixed, dried and coated with the thin layer of the heavy metal such as gold or a mixture of gold and palladium के साथ ये क्या किया जाता है, सैंपल फिक्स एंड ड्राई एंड कोट किया जाता है। फिर इस स्पेसिमेन को स्कैन किया जाता है वेरी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मॉलिक्यूल्स इन द स्पेसिमेंस आर एक्साइटेड, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे स्पेसिमेन के, वो एक्साइटेड होंगे एंड देन रिलीज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे एंड आर कैप्चर्ड बाय अ डिटेक्टर एंड जनरेटिंग इमेज ऑफ द स्पेसिमेन सरफेस, एंड देन ये क्या कर ली जाएंगे, डिटेक्टर से डिटेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, स्पेसिमेन की इमेज को जनरेट कर देंगे, इसको सैम बोला जाता है। Contrast arises when different parts of the specimen generate differing amount of secondary electron as a result of the electron beam strike them। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्ट्रास्ट है वो कब अराइज होगा सैम के अंदर, जब डिफरेंट पार्ट्स जो है स्पेसिमेंस के वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन बीम उनके ऊपर स्ट्राइक होता है एंड डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को जनरेट करते हैं, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। एरिया वेयर जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन विल अपीयर ब्राइटर। अब जो एरिया लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है वहां पे वो एरिया ब्राइटर नजर आता है देन द एरियाज दैट जनरेट फ्यूअर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एंड जो कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है वो एरिया डार्क नजर यहाँ पे आता है। The resolving power of scanning electron microscope, which is limited by the thickness of the metal coating, is only about 10 nanometer, much less than that of the transmission electron microscope। ठीक है, इसकी रिजोल्विंग पावर जो है सैम की वो लिमिटेड होती है थिकनेस ऑफ द मेटल कोटिंग से, जो कि अबाउट 10 नैनोमीटर तक होती है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम से बहुत ज्यादा कम होती है। The image produced appear three-dimensional in SAM, whereas transmission electron microscope produce two-dimensional image। ये भी एक important यहाँ पे point है, ठीक है, ये भी एक important point है कि जो TAM है, TAM क्या करता है, 2D इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, T4 टैम T4 यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 2D इमेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो सैम है, सैम क्या प्रोड्यूस करता है, 3D इमेज प्रोड्यूस करता है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट आती है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर यहाँ पे स्पेसिमन जो है इट सेल्फ एक्ट एज लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर विजिबल लाइट जो है सोर्स ऑफ लाइट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम होता है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर स्पेसिमन खुद ही लाइट सोर्स की तरह एक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि स्पेसिमन लाइट इमिट करेगा, स्पेसिमन जो फ्लोरोसेंटली टैग होगा वो लाइट इमिट करेगा।
The specimen used to study are either fluorescent material or stained with fluorescent dye. या तो वो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी स्पेसिमन हम स्टडी करते हैं, और या तो वो फ्लोरेसेंट डाई से उसको स्टेन कर दिया जाता है, ठीक है, टैग कर दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, वो लाइट को खुद ही लाइट सोर्स बन जाए और लाइट को वहां से इल्यूमिनेट करे. A chemical is fluorescent if it absorb light at one wavelength and emit light, यानी कि fluorescence of a longer wavelength. एक केमिकल को फ्लोरेसेंट कब बोलेंगे, जब ये लाइट को एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है, तो उसको फ्लोरेसेंट बोलेंगे. मोस्ट फ्लोरेसेंट डाई जिनको फ्लूरोफोर्स बोला जाता है इमिट विजिबल लाइट बट सम इमिट इंफ्रारेड लाइट. ठीक है, मोस्टली क्या करती है, मोस्टली विजिबल लाइट इमिट करती है, लेकिन कुछ इंफ्रारेड लाइट भी इमिट करती है. फ्लूरोफोर्स यानी कि फ्लोरेसेंट डाइज जो होती हैं exhibit distinct excitation and emission spectra that depend on their atomic structure and electron resonance properties. फ्लूरोफोर्स क्या एग्जिबिट करते हैं, डिस्टिंक्ट एक्साइटेशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि डिपेंड करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस प्रॉपर्टीज के ऊपर. टू फ्लोरेसेंट डाइज कॉमनली यूज्ड आर फ्लूरोसिन, ठीक है, एक तो हो गया फ्लूरोसिन which emit an intense green fluorescence when excited with the blue light, and second यहाँ पे है rhodamine emit a deep red fluorescence when excited with green yellow light. ठीक है, ये दो टाइप के commonly fluorescent dyes है, फिर fluorophores है. A fluorescence microscope has three basic component. एक एक्साइटेशन यहाँ पे फिल्टर होता है, एक डाइक्रोनिक मिरर होता है एंड एन इमिशन और बैरियर फिल्टर होता है. ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या होता है, इमिशन और बैरियर फिल्टर होता है, एक डाइक्रोनिक मिरर होता है एंड एक यहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर होता है. तो इस एक्साइटेशन फिल्टर से ये लाइट एक्साइट हुई, ऑब्जेक्टिव लेंस, देन ऑब्जेक्ट के ऊपर गई, देन ऑब्जेक्टिव लेंस से ये डाइक्रोइक मिरर के पास गई, इमिट हुई, इमिशन और बैरियर फिल्टर, देन आई पीस एंड आई से हमें ऑब्जर्व होगी. To produce excitatory light or specific wavelength of a specific wavelength for a particular fluorophore, an excitation filter, यहाँ पे एक excitation filter यूज किया जाता है, is inserted in the light path between the light source and the sample. ठीक है, light source and sample के बीच में इसको लगा दिया जाता है. The excitation filter is usually a band pass filter, ये होता है, meaning that it transmits light of a narrow range of wavelength while blocking others. दूसरों को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा एंड सिर्फ नैरो रेंज की लाइट को ये अलाउ करेगा. Once filtered the excitatory light, ठीक है, ये excitatory light filter करने के बाद light is reflected towards the sample by a dichroic mirror. अब लाइट क्या कर दी जाएगी, ये इससे टकराएगी तो ये इसके पास ये नीचे भेजी जाएगी ऑब्जेक्ट तक. इसके बाद दिस इज अनदर फिल्टर दैट स्लिट्स एट 45 एंगल रिलेटिव टू बोथ द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड द सैंपल. ठीक है, लाइट सोर्स एंड सैंपल से क्या करती है, यहाँ पे ये लगी हुई होती है एंड इट रिफ्लेक्ट्स एक्साइटेटरी लाइट टुवर्ड्स द सैंपल. एक्साइटेटरी लाइट को सैंपल की तरफ ही मोड़ देती है, उसकी तरफ ही भेज देती है. इन द माइक्रोस्कोपी टेक्निक ओनली फ्लूरेसेंट लाइट इमिटेड बाय द फ्लूरेसेंट सैंपल और फ्लूरोसेंटली स्टेन्ड सैंपल is allowed to form an image. ठीक है, यही अलाउ किए जाते हैं कि ये इमेज की फॉर्मेशन करे, और कोई लाइट इमेज की फॉर्मेशन नहीं करेगी. जो फ्लूरेसेंट सैंपल है या फिर फ्लूरेसेंटली स्टेन्ड सैंपल है, वही क्या करेगा, यहाँ पे लाइट को इमिट करेगा एंड लाइट को इमिट जो करेगा उसी की इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगी. The dichroic mirror allows fluorescent light. अब ये dichroic mirror क्या करता है, fluorescent light को allow करता है of a longer wavelength, that is emitted light and emitted from the sample to reach the eyepiece. ये सैंपल से यहाँ से क्या हुई, इमिट हुई एंड ये कहाँ पहुंचे, ये आई पीस तक फिर यहाँ पे पहुंचे. Although the dichroic mirror prevents excitatory light from the reaching eyepiece,
अब एक्साइटेटरी लाइट को ये इससे इसके पास सीधा इसके पास जाने से रोकता है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के पास भेजता है। एंड इमिशन बैरियर और फिल्टर इज ऑफ्टन इंसर्टेड टू ब्लॉक द एक्सट्रानियस एक्सट्रेसियस एक्साइटेटरी लाइट और बैकग्राउंड फ्लोरेसेंस। अब यहाँ से ये ना जाए या फिर और कोई लाइट ना आए, तो इसके लिए इमिशन और बैरियर फिल्टर यूज किया जाता है। Thus an emission filter allows only fluorescent light। सिर्फ ये emission filter क्या करता है, fluorescent light, जो यहाँ से fluorescent light गई है उसी को allow करता है। emitted by fluorescent sample to reach the eyepiece, कि ये eyepiece तक पहुंचे। इसके बाद नेक्स्ट आती है कनफोकल माइक्रोस्कोपी। कनफोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर यहाँ पे शार्प इमेजेस प्रोड्यूस होती है स्पेसिमन की दैट वुड अदरवाइज अपीयर ब्लड व्हेन व्यूड विद अ कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप। अगर हम इसको किसी दूसरे माइक्रोस्कोप के साथ उसी स्पेसिमन को देखते हैं तो उतनी शार्प इमेज नहीं आती, ब्लड इमेज आती है, लेकिन वही अगर स्पेसिमन को कनफोकल माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं तो शार्प इमेजेस हमें नजर आती है। दिस इज अचीव्ड बाय द एक्सक्लूडिंग द मोस्ट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेसिमन दैट इज नोड फ्रॉम द माइक्रोस्कोप फोकल प्लेन। अब यहाँ पे ऐसा कैसे किया जाता है कि इन इमेजेस को शार्पली देखा जाता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो कि स्पेसिमन से आ रही है। द इमेज हैज लेस हेज होता है, यहाँ पे बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप एंड रिप्रेजेंट थिन क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमन। Thus, apart from the allowing better observation of the fine details, it is possible to build three-dimensional reconstruction of a volume of the specimen by assembling a series of thin slices taken along the vertical axis। हमने क्या लिया, एक सेल ली है, उसके छोटे छोटे पोर्शन हमने ले लिए, या फिर एक ऑर्गेनल ले लिया, उसके छोटे छोटे पोर्शन ले लिए, इनको एक सीरीज के अंदर असेंबल करके हम क्या कर सकते हैं, एक 3D इमेज भी इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। Confocal is defined as having the same focus। Confocal का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, सेम फोकस, एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर कनफोकल, यानी ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का जो फोकस है वो कैसा है, कनफोकल, यानी कि सेम फोकस है। द माइक्रोस्कोप इज एबल टू फिल्टर आउट द आउट ऑफ फोकस लाइट। जो भी आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको ये क्या कर देता है, ये माइक्रोस्कोप उसको फिल्टर आउट कर देता है एंड या फिर एक्सक्लूड कर देता है फ्रॉम अबाउ एंड बिलो द पॉइंट ऑफ फोकस इन द ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑफ फोकस है उससे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट नॉट इन फोकल प्लेन, ठीक है, और ये वाला देखिए, अगर ऑब्जेक्ट है ये फोकल प्लेन के अंदर, ये वाला ऑब्जेक्ट है नॉट इन फोकल प्लेन, तो इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, सिर्फ इसके ऊपर ये जो लाइट गिरी है वही क्या हुई है, यहाँ पे इमिट हुई है, इसे टकराएगी, डायक्रोइक मिरर से यहाँ पे टकराएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है लेजर बीम से लाइट गई थी और ये ऐसे आई थी और फिर ये टकरा के वापिस ऐसे जा रही है, एंड देन ये डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। Normally, when an object is imaged in the fluorescence microscope, the signal produced from the full thickness of the specimen, which does not allow the most of it to be focused to the observer। यानी जब हम देखते हैं तो हमें उसका जो साइड बाई एरिया है वो भी स्पेसिमन के वो भी हमें नजर आता है, लेकिन ये क्या करता है, ये बिल्कुल वही जो प्लेन के अंदर है, फोकल प्लेन के अंदर है, उसी के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पे जैसे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या था, सिग्नल प्रोड्यूस्ड इज फ्रॉम द फुल थिकनेस ऑफ द स्पेसिमन विच डज नॉट अलाउ मोस्ट ऑफ इट टू बी इन फोकस टू द ऑब्जर्वर, कि वो उसको फोकस में नहीं रहने देगा। The confocal microscope eliminate this out of focus information। अब ये जितनी भी out of focus information है उसको ये eliminate कर देता है by means of a confocal pinhole। एक यहाँ पे confocal pinhole होता है उसके थ्रू, situated in front of the image plane, जो कि image plane के front के अंदर ये present होता है, which act as a spatial filter and allows only the in focus portion of the light। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो भी ये गई थी लाइट्स उनको ये क्या कर रहा है, ये जो है ये जो लाइट थी उनको ये उनको अंदर आने ही नहीं दे रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। सिर्फ ये पिन होल क्या करता है, सिर्फ जो फोकस्ड प्लेन से जो लाइट आ रही है उसको ही अलाउ करता है।
लाइट टू बी इमेज, जिसको ही इमेज बनने के लिए अलाउ करता है। लाइट फ्रॉम अबाउ एंड बिलो द प्लेन, जो भी अबाउ एंड बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन ऑफ द फोकस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द फाइनल इमेज। ये इमेज से ही क्या कर दी जाएंगी, बिल्कुल फाइनली निकाल दी जाएंगी। द कन्फोकल माइक्रोस्कोप के अंदर एक लेजर बीम भी यूज किया जाता है स्पेसिमन को इलिमिनेट करने के लिए, स्पेसिमन को ऊपर लाइट देने के लिए। यूजली वन दैट हैज बीन फ्लूरेसेंटली स्टेन्ड, जो क्या है, स्पेसिमन क्या है, फ्लूरेसेंटली स्टेन किया गया है। तो कन्फोकल माइक्रोस्कोप यूजेस अ लेजर बीम, ये लेजर बीम यहाँ पे यूज किया गया था स्पेसिमन को एलिमिनेट करने के लिए। यूजली वन दैट हैज बीन फ्लूरेसेंट स्टेन्ड। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर कि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो कि फोकल प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट है उसी की हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक शार्प क्लियर इमेज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट माइक्रोस्कोपी जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अदर टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।